नमस्कार, आप सभी का फिर से इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की अपनी जो ये परिचर्चा रहेगी वो 21 जून को आपका जो टेस्ट आयोजित किया गया था उसमें भूगोल विषय से संबंधित जो प्रश्न आपको पूछे गए थे उन प्रश्नों की व्याख्या की यहाँ पर ये चर्चा रहेगी कि उनमें जो प्रश्न पूछे गए उनके सही आंसर क्या हैं, उनके आसपास की अन्य कौन सी बातें आपको परीक्षा में पूछी जा सकती हैं, इन बिंदुओं पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो देखिए कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं और उनका सही सॉल्यूशन क्या है, ये स्थिति हम देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको पूछा गया था भूगोल विषय के संबंध में वो सुमेलित करने का प्रश्न था और प्रश्न ये था कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और सही कूट का चयन कीजिए। एक तरफ आपको जो लिस्ट दी गई है उसमें है पर्वत चोटी और दूसरी तरफ है उनकी ऊंचाई। आपको सुमेलित करना है। यहाँ पर आपको 4 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी का नाम दिया गया है और दूसरी तरफ उनकी ऊंचाइयां दी गई हैं। जैसे देखिए एकांकागुआ यहाँ पर ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, कोशिश्को ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है, एल्ब्रुस यहाँ यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है और किलिमंजारो अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। यहाँ पर कई बार ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि विभिन्न महाद्वीपों की ऊंची चोटी कौन सी है, उनका नाम पूछ लिया जाता है। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि उनकी अवस्थिति की कौन से देश में है। हमने यहाँ पर जो क्लास में ये बात की थी तब प्रत्येक महाद्वीप की 7 महाद्वीपों में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कहाँ पर स्थित है, उसकी ऊंचाई कितनी है, ये बात की थी और उसी से संबंधित ये प्रश्न पूछा गया है। तो उस प्रश्न की यहाँ पर हम थोड़ी विस्तृत ये व्याख्या कर रहे हैं और देखिए यहाँ पर सबसे पहला जो नाम दिया गया था एकांकागुआ जो दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, उसकी ऊंचाई यदि देखी जाए तो इस तरफ आपको जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं 5895 मीटर, 5642 मीटर, 6960 मीटर, 2228 मीटर, इनमें देखा जाए तो एकांकागुआ एंडीज पर्वत श्रेणी में स्थित काफ़ी ऊंची चोटी है और इनकी ऊंचाई देखी जाए तो एकांकागुआ की सही ऊंचाई है वो 6960 मीटर। यहाँ पर जो एकांकागुआ है या ए है उसके सामने सही ऑप्शन कौन सा आएगा 3। तो ऐसी स्थिति में देखिए पहले के सामने 3 ए ऑप्शन में भी मिल रहा है और पहले के सामने 3 आपको बी ऑप्शन में भी मिल रहा है। तो यदि आपको एकांकागुआ चोटी की ऊंचाई का पता है तब आप इनमें से ए और बी दोनों में से आप ऐसा आइडिया लगा सकते हैं कि इन दो में से एक सही है, तीसरा और चौथा ऑप्शन आपके लिए कट जाएगा। नेक्स्ट दूसरी चोटी हम देखें तो कोशिश्को जो कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है और बहुत ज़्यादा ऊंचाई इसकी नहीं है, इसकी ऊंचाई है मात्र 2228 मीटर, 2228 मीटर इसकी ऊंचाई है। कोशिश्को की यदि आपको ऊंचाई पता है तो दूसरे नंबर के में कितना आएगा 4। तो दूसरे में 4 आपको ए ऑप्शन में भी मिल रहा है और दूसरे में 4 आपको बी ऑप्शन में भी मिल रहा है। तो देखिए इस सवाल में यदि आपको एकांकागुआ और कोशिश्को दोनों की ऊंचाई पता है तो भी आपके पास से जो विकल्प है उनमें से 2 विकल्प सी और डी तो पूरी तरीके से कट जाते हैं, लेकिन ए और बी में आपके सामने कन्फ्यूजन हो सकता है कि इसमें से ए सही है अथवा इसमें से बी सही है। अब आपको इसमें अगर आपको इन 2 की ही ऊंचाई पता है तब आपको ए ऑप्शन और बी ऑप्शन इन दोनों में से डिसीजन करना है और यदि आपको बाकी की 2 चोटियों की ऊंचाई नहीं भी पता है तब आप इनमें से 2 में से किसी एक को सही करने की कोशिश करेंगे और उसके सही होने की जो संभावना है वो लगभग 50% रहेगी, क्योंकि ए भी हो सकता है और बी भी हो सकता है। देखिए आगे तीसरी चोटी हम देखें एल्ब्रुस जो कि यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है, उसकी ऊंचाई है 5642 मीटर। तो तीसरे में 2 सही है और ऐसी स्थिति में देखा जाए तो ए ऑप्शन है उसमें तीसरे में 1 आ रहा है जबकि बी ऑप्शन में इसमें तीसरे में 2 आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में बी ऑप्शन आपका सही जा रहा है। यदि आपको इनकी 3 की ऊंचाई पता है तब आप बी ऑप्शन को सही टिक कर पाएंगे। और इसके बाद में यदि हम किलिमंजारो देखें जो कि अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, तंजानिया देश में स्थित है, इसकी ऊंचाई है 5895 मीटर। तो चौथे में आएगा आपका 1 और चौथे में 1 आपको इसमें मिल रहा है। अब देखिए इस सवाल को हम ऐसे भी देख सकते हैं, यदि आपको केवल जो किलिमंजारो चोटी है जो कि तंजानिया में है अफ्रीका में, उसकी ऊंचाई यदि आपको पता है कि चौथे में 1 आएगा तो देखिए चौथे में 1 सिर्फ एक जगह आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में यदि आपको किलिमंजारो की ऊंचाई पता है तो इस 1 के आधार पर ही आप तीनों की ऊंचाई को ध्यान में करते हुए प्रश्न को सही कर सकते हैं। तो देखिए सही ऑप्शन आपके लिए इसमें हुआ है कौन सा, बी जिन लोगों ने किया था उनका ये सही हुआ है। और इस तरीके के प्रश्न आपको पर्याप्त ध्यान में रखने हैं क्योंकि आपके सिलेबस में स्थल मंडल है। वैसे यदि महाद्वीप आपके सिलेबस
में हो या स्थलमंडल आपके सिलेबस में हो तो इसी तरीके का प्रश्न सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है कि प्रत्येक महाद्वीप में जो ऊंची चोटी है वो कौन सी है, उसकी अवस्थिति की क्या है, वो कौन से देश में है और उसकी ऊंचाई कितनी है। ये 2-3 बातें आपको ध्यान में रखनी है। क्या बातें ध्यान में रखनी है? प्रत्येक महाद्वीप में सबसे ऊंचा बिंदु वो कौन से देश में स्थित है, उसकी ऊंचाई कितनी है। प्रत्येक महाद्वीप में सबसे नीचा बिंदु वो कौन से देश में और उसकी जो ऊंचाई है वो समुद्र तल से कितनी है, ये कितने मीटर वो नीचे है। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी चाहिए क्योंकि इसी तरीके का प्रश्न सामान्यतः पूछा जाता है। ये पहले क्वेश्चन की बात हुई। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको जो पूछा गया था वो सीधा सीधा जो आपका टॉपिक है रीट के सिलेबस का स्थल मंडल, उसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन था। और देखिए क्या प्रश्न पूछा गया था, पृथ्वी पर स्थल मंडल का कुल क्षेत्रफल कितना है। आपके सिलेबस में जो नाम दिए गए हैं वो इसी तरीके के नाम दिए गए हैं, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जैव मंडल। तो ऐसा पूछ लिया गया कि पूरी पृथ्वी के ऊपर जो स्थलीय भाग है उसका क्षेत्रफल कितना है। रीट परीक्षा में एक बार यह पूछा गया है कि पूरी पृथ्वी के ऊपर जो स्थल मंडल है वो कुल पृथ्वी का कितना प्रतिशत है, ये पूछा गया। जबकि यहां पर आपको प्रश्न पूछा जा रहा है कि वो क्षेत्रफल है कितना। तो देखिए पूरी पृथ्वी का क्षेत्रफल, जैसे कि हमने अपनी जो क्लास हुई थी उसमें भी बात की थी कि पूरी पृथ्वी का क्षेत्रफल है वो 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। और उसमें से यदि हम देखें तो 71% भाग पर पानी है, अर्थात कितने पर, 36 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है वो जल मंडल के अंतर्गत आता है। जबकि लगभग 15 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है वो आता है स्थल मंडल के अंतर्गत। अर्थात सभी महाद्वीप और द्वीप जो फैले हुए हैं वो इस पूरी पृथ्वी पर लगभग 15 करोड़ वर्ग किलोमीटर पर है। यहाँ पर ऑप्शन हम देखें तो पहला ऑप्शन 29 करोड़ का आ रहा है, दूसरा ऑप्शन 36 करोड़ है, तीसरा ऑप्शन 15 करोड़ है और चौथा ऑप्शन 28.4 करोड़ है। क्षेत्रफल यदि देखा जाए तो पूरी पृथ्वी के ऊपर जो स्थलमंडल का क्षेत्रफल है वो 15 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, जो कि कुल पृथ्वी के क्षेत्रफल का लगभग 29% है। तो कई बार ये बात प्रतिशत में भी पूछी जाती है और कई बार आपको कुल क्षेत्रफल भी पूछ लिया जाता है। यहाँ पर कुल क्षेत्रफल पूछा गया है तो स्थलमंडल का कुल क्षेत्रफल है कितना, 15 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। जिसने सी ऑप्शन पर टिक किया है उसका सही है। और देखिए इसी से रिलेटेड बातें आपको ऑप्शन में दी गई हैं। जैसे एक ऑप्शन आपको क्या दिया गया, 36 करोड़ वर्ग किलोमीटर, जो कि किसका क्षेत्रफल है, जलमंडल का क्षेत्रफल है। तो जो आपको डाटा याद है वही आपको यहाँ पर दिया गया है। तीसरी बात आपको ये याद है कि स्थलमंडल का जो क्षेत्रफल है वो पूरी पृथ्वी का 29% है। तो उसी से जोड़ते हुए ऑप्शन बनाया गया 29 करोड़ वर्ग किलोमीटर, क्योंकि कई बार 29% जो पढ़ा हुआ है वो अभ्यर्थी इसके ऊपर भी टिक कर सकता है। अक्सर ऐसे ही ऑप्शन बनाकर आपसे परीक्षा में गलतियां करवाई जाती हैं और उसी से पेपर कई बार आपके लिए टफ बन जाता है। लेकिन ये बहुत ही वैसे आसान क्वेश्चन था कि स्थलमंडल का कुल क्षेत्रफल है वो 15 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। स्थलमंडल आपके सिलेबस में है, जलमंडल आपके सिलेबस में है, तो बहुत बेसिक सी बात है कि आप दोनों का क्षेत्रफल और दोनों का प्रतिशत जरूर ध्यान में रखें, क्योंकि ऐसी बात परीक्षा में पूछी गई भी है और आगे चलकर आपको फिर से पूछी जा भी सकती है। ये हुई अपने दूसरे क्वेश्चन की बात। नेक्स्ट इसके बाद में हम अगली बात करते हैं। अगला क्या सवाल आपको पूछा गया, तीसरे क्वेश्चन की हम बात करें तो देखिए तीसरा क्वेश्चन आपको पूछा गया वो था यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। अब फिर से देखिए उसी तरीके का ये प्रश्न आ रहा है। हमने क्लास में भी ऐसी चर्चा की थी कि आपको इसी तरीके की बातें पूछी जाती हैं अक्सर परीक्षा में। तो देखिए सभी महाद्वीपों में ऊंचा बिंदु, नीचा बिंदु, बड़ा देश, छोटा देश, सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश, सबसे कम जनसंख्या वाला देश, इसके अलावा सबसे लंबी नदी, ऐसे प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। तो प्रत्येक महाद्वीप की हमें सबसे लंबी नदी ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे कि हमने बात की भी थी कि अफ्रीका में नील सबसे लंबी है, दक्षिण अमेरिका में अमेजन है, उत्तरी अमेरिका में मिसिसिपी मिसौरी है, एशिया में यांगटीसी है। ऐसे सबसे लंबी नदियों की हमने बात की थी। इसी क्रम में यूरोप में सबसे लंबी नदी की हम बात करें तो देखिए आपको ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ही ऑप्शन यूरोप की नदियों के ही। इनमें से देखा जाए तो डेन्यूब और डॉन ये जाकर गिरती हैं काला सागर में, और आगे यूराल और वोल्गा की हम बात करें तो ये जाकर गिरती हैं किसमें, कैस्पियन सागर में। यहाँ पर यदि लंबाई की दृष्टि से देखा जाए तो इनकी लंबाई में वैसे बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन चारों में से मिलाकर देखा जाए तो कुल सबसे ज़्यादा लंबाई आपको मिलती है वो किसकी मिलती है, वोल्गा की मिलती है। इन चारों में से डेन्यूब, डॉन, यूराल और वोल्गा, इनमें से सबसे लंबी नदी वोल्गा है, जो लगभग 3500 किलोमीटर से भी लंबी आपको देखने को मिलती है।
ये वोल्गा यहाँ पर सबसे लंबी नदी है। इसके अलावा यदि हम बात करें डेन्यूब, उसकी लंबाई भी 2850 किलोमीटर है लगभग। यदि हम बात करें डॉन की तो उसकी ऊंचाई लगभग 1870 किलोमीटर है, और यूराल की यदि हम बात करें तो उसकी ऊंचाई लगभग 2428 किलोमीटर है। वोल्गा यहाँ पर सबसे लंबी नदी है जो 3500 किलोमीटर से भी लंबी है। प्रत्येक महाद्वीप की सबसे लंबी नदी आपको ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि इस तरीके का प्रश्न आता है। एशिया की सबसे लंबी नदी आपको परीक्षा में पूछी जा चुकी है, जो कि यांगटी सी थी। इसी क्रम में आपको एक प्रश्न बनाया गया कि यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यूरोप की सबसे लंबी नदी हो गई कौन सी, वोल्गा। इसी तरीके के प्रश्न आप तैयार करते रहें। वर्ल्ड ज्योग्राफी में से बहुत ज़्यादा कोई टफ क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, बहुत आसान से क्वेश्चन आने वाले हैं, और पुराने पेपर्स को देखकर आप समझ भी जाओगे कि किस तरीके का प्रश्न पूछा जाना है, और उसी पैटर्न पर आपके सारे प्रश्न ये बनाए गए हैं। उसी पैटर्न पर चलेंगे सारे सवाल, इसी तरीके का कोई प्रश्न पूछा जाएगा कि इनसे आसपास से जुड़ी हुई आप जो भी बातें हैं वो क्लियर करते हुए चलें। तो देखिए, यूरोप की सबसे लंबी नदी के प्रश्न के बाद में अगले प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट, अगला प्रश्न फिर से उसी तरीके का प्रश्न है जैसा हमने पहले महाद्वीपों के ऊंचे बिंदु की बात की। अब यहाँ पर यह प्रश्न आ गया है महाद्वीपों के निम्नतम बिंदु के संदर्भ में। देखिए, यहाँ प्रश्न पूछा अफ्रीका महाद्वीप का सबसे निम्नतम बिंदु कौन सा है। उच्चतम बिंदु की हमने बात की तो उसमें किलिमंजारो पर्वत आया था, जो कि तंजानिया देश में है, 5895 मीटर जिसकी ऊंचाई है, वो भी हमने यहाँ पर देखी थी। अब यहाँ पर पूछा अफ्रीका महाद्वीप का सबसे नीचा बिंदु कौन सा है। अपनी जो क्लास हुई थी उसमें हमने प्रत्येक महाद्वीप के सबसे नीचे बिंदु की चर्चा भी की थी। जैसे एशिया में सबसे नीचा बिंदु आपको मृत सागर मिला। अफ्रीका में, जैसा कि हम यहाँ पर बात करेंगे इन ऑप्शन को देखकर, आगे चलकर आपको उत्तरी अमेरिका में जो डेथ वैली है, मृत घाटी है, दक्षिण अमेरिका में वाल्डिस प्रायद्वीप जो आपको मिला है, अंटार्कटिका में बेंटल ट्रेंच आपको देखने को मिला है, यूरोप में कैस्पियन सागर देखने को मिला है, और ऑस्ट्रेलिया की बात हम करें तो आयर झील वहाँ पर मिला है। अफ्रीका की यदि बात करें तो ये सारे जो ऑप्शन है आपको अफ्रीका के दिए गए हैं। असाल झील, विक्टोरिया झील, टेंगानिका झील, चाड झील, ये सब अफ्रीका में है। लेकिन इनमें से जो सबसे नीची है, समुद्र तल से जो सबसे नीची है, वो है असाल झील, और ये अफ्रीका महाद्वीप का निम्नतम बिंदु है। इसकी ऊंचाई यदि देखी जाए तो ऊंचाई है -156 मीटर, या हम कहते हैं समुद्र तल से 156 मीटर नीचे है ये झील। और स्थिति यदि देखी जाए तो ये है जिबूती देश में, अफ्रीका के पूर्वी उत्तरी पूर्वी भाग में जो जिबूती देश है उसमें स्थित है असाल झील। तो असाल झील अफ्रीका का निम्नतम बिंदु है, जिबूती देश में स्थित है, और समुद्र तल से 156 मीटर वो नीचे है। ये अफ्रीका महाद्वीप के निम्नतम बिंदु की बात हुई। ऐसे निम्नतम बिंदु आपको एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, इनके बारे में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि उच्चतम बिंदु, निम्नतम बिंदु, बड़ा देश, छोटा देश, लंबी नदी, इस तरीके के ही प्रश्न अक्सर आपको यहाँ से पूछे जाते हैं। तो ये आपको विशेष रूप से ये बात ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका जलमंडल से संबंधित है और महासागरों का प्रश्न आया है। प्रश्न पूछा गया है महासागरों का क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही क्रम कौन सा है, बढ़ता हुआ क्रम कौन सा है। तो ऐसी स्थिति में हम देखें कि बढ़ता हुआ क्रम का मतलब सबसे छोटे से लेकर सबसे बड़े महासागर तक की आपको बात करनी है। और देखिए, सबसे छोटा कौन सा है, बड़ा कौन सा है। बड़े की हम बात करें तो देखिए, बड़ा तो सबसे बड़ा है कौन सा, प्रशांत महासागर है। लेकिन यहाँ पर पूछा छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा का मतलब बड़ा सबसे लास्ट में आएगा, तो बड़ा सबसे बड़ा प्रशांत है, और प्रशांत सबसे लास्ट में किस में आ रहा है, बी और सी दोनों ऑप्शन में आ रहा है। सबसे छोटा यदि देखा जाए तो सबसे छोटा है आर्कटिक, आर्कटिक भी बी और सी दोनों ऑप्शन में आ रहा है। तो यदि आपको सबसे बड़ा, छोटा ये ध्यान में है तो आपके सामने दो ऑप्शन बचते हैं, बी और सी, इनमें से एक पर आपको टिक करना है। बीच वाले जो महाद्वीप हैं उनका आपको, ये महासागर है सॉरी, उनका आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से क्रम ध्यान में रखना है, लेकिन बढ़ता क्रम ध्यान में रखना है। तो देखिए, आर्कटिक से ही ज़्यादा क्षेत्रफल है वो है हिंद का, हिंद से भी ज़्यादा है किसका, अटलांटिक का, और अटलांटिक से भी ज़्यादा है किसका, प्रशांत महासागर का क्षेत्रफल है। तो देखिए, आरोही क्रम या बढ़ता क्रम हम देखें तो सही क्रम है पहले आर्कटिक, आर्कटिक से अधिक है हिंद, हिंद से अधिक है अटलांटिक, अटलांटिक से अधिक है प्रशांत। प्रशांत महासागर का जो क्षेत्रफल है वह लगभग 16 करोड़ वर्ग किलोमीटर के आसपास है। तो पूरे यदि हम बात करें
पृथ्वी की, तो पृथ्वी के लगभग 1/3 भाग पर प्रशांत महासागर फैला हुआ है और संपूर्ण जो जलमंडल का भाग है उसके लगभग आधे, पूरी तरीके से तो नहीं लेकिन लगभग आधे भाग पर आपको अकेला प्रशांत महासागर देखने को मिलता है। इसके अलावा यदि देखा जाए तो अटलांटिक महासागर ये प्रशांत की तुलना में लगभग आधा है क्षेत्रफल में, 8 करोड़ वर्ग किलोमीटर के आसपास आपको इसका क्षेत्रफल मिलता है। हिंद महासागर की यदि हम बात करें तो ये 7 करोड़ वर्ग किलोमीटर के आसपास आपको मिलेगा, अटलांटिक की तुलना में कुछ छोटा है। और आर्कटिक हम देखें तो ये लगभग 1.4 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। ऐसी स्थिति में यदि आपको अवरोही क्रम पूछ लिया जाता, अवरोही क्रम यदि आपको पूछते तब सही होता है कौन सा? प्रशांत, प्रशांत से छोटा अटलांटिक, अटलांटिक से छोटा हिंद और हिंद से छोटा आर्कटिक, तब ये ऑप्शन सही होता। लेकिन आपको पूछा है कौन सा? आरोही, बढ़ता हुआ क्रम, तो जस्ट इसका उल्टा हम देख सकते हैं, आर्कटिक, हिंद, अटलांटिक और प्रशांत, अर्थात इसमें सही ऑप्शन है कौन सा? बी ऑप्शन इसमें सही है। यहाँ पर अभ्यर्थी अक्सर जो गलती करते हैं वो ये करते हैं, आरोही पूछा जाता है और कई बार अवरोही बता देते हैं, अवरोही पूछा जाता है और कई बार आरोही बता देते हैं। मुख्य जो समस्या है वो इसी में रहती है। और यहाँ पर ये जो प्रश्न पूछा गया इसमें भी मैं समझ सकता हूँ कि शायद कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने आरोही अवरोही का ध्यान नहीं रखते हुए डी ऑप्शन को भी टिक किया होगा। आरोही या बढ़ता क्रम आप ध्यान रख सकते हैं, अवरोही, अव का मतलब ही आपको गिरावट से समझना है, घटता क्रम होता है अवरोही का मतलब, आरोही का मतलब बढ़ता है। तो आपको छोटे से बड़े महासागर की ओर चलना था, आर्कटिक, हिंद, अटलांटिक और प्रशांत, ये बी ऑप्शन इसमें सही था। जिन्होंने ये सही किया है उनको यहाँ पर सही नंबर मिले हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की हम बात करें, अगला क्वेश्चन आपको क्या पूछा गया है, देखिए। नेक्स्ट फिर से जलमंडल से आपके लिए एक प्रश्न आया और ये थोड़ा सा बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको सामान्यतः महाद्वीपों के सबसे ऊंची चोटी है वो पूछी जाती है, जैसे एशिया की ऊंची चोटी कौन सी है, इसमें अफ्रीका में ऊंची चोटी कौन सी है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, सबकी पूछी जाती है। लेकिन यहाँ पर एक विशेष बात है, ये प्रश्न पूछा गया जलमंडल से, महासागरों में सबसे ऊँचा पर्वत कौन सा है? तो देखिए महासागरों की जो तली है वो भी बहुत ज़्यादा उबड़ खाबड़ है, ऊपर से आप देखें तो उनमें पानी भरा हुआ है इसलिए आपको लगभग वो समतल दिखते हैं, लेकिन महासागरों की जो तली है वो महाद्वीपों की तुलना में बहुत ज़्यादा उबड़ खाबड़ है। उस पर कहीं खाइयाँ हैं, कहीं उस पर पर्वत हैं, कहीं उस पर पठारी बाग है, इस तरीके की बातें आपको या कटक के रूप में देखने को मिलती हैं। तो उनमें देखिए महासागरों में भी इस तरीके के कई पर्वत बने हुए हैं। प्रशांत की यदि हम बात करें तो वहाँ पर आपको काफ़ी पर्वत देखने को मिलते हैं और शुरुआत वाले जो दो ऑप्शन हैं दोनों आपको प्रशांत महासागर में देखने को मिलते हैं। मोनाकी और मोना लावा ये पर्वत आपको हवाई द्वीपों में देखने को मिलेंगे। इनमें से देखा जाए तो मोनाकी जो है उसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा है और ये अपने आधार से लेकर अपने शिखर तक लगभग 10,000 मीटर से भी ज़्यादा ऊंचा है। यदि हम पृथ्वी के ऊपर देखें तो स्थलमंडल पर जो समुद्र तल से सबसे ऊंचा पर्वत है वो माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। मोनाकी को यदि हम देखें तो इस समुद्र तल से ज़्यादा ऊंचा नहीं है, क्योंकि इसका जो भाग पानी के ऊपर निकला हुआ है लगभग 4,000 मीटर निकला हुआ है, बाकी भाग इसका पानी के अंदर है। यदि ये पर्वत अपने आधार से उठाकर पूरी तरीके से महाद्वीप के ऊपर स्थित होता तो ये एवरेस्ट से भी ज़्यादा ऊंचा पर्वत होता। तो महाद्वीपों पर जितना ऊंचा पर्वत है उसकी तुलना में अधिक ऊंचा पर्वत महासागरों के अंदर है, लेकिन वो पानी में डूबा हुआ है। और हमेशा किसी भी चीज़ की जो ऊंचाई ज्ञात की जाती है वो समुद्र तल से ज्ञात की जाती है, समुद्र के पानी की जो ऊपरी सतह है उससे ज्ञात की जाती है। और उसके ऊपर मोनाकी ज़्यादा नहीं निकला हुआ, लगभग 4,000 मीटर निकला हुआ है। तो पूरी पृथ्वी पर देखा जाए तब तो मोनाकी है वो सबसे ऊंचे पर्वतों की श्रेणी में नहीं आता, लेकिन महासागरों में स्थित सबसे ऊंचा पर्वत देखा जाए तो वो कौन सा है? मोनाकी है, जो वास्तव में यदि महाद्वीप पर होता तब ये सबसे ऊंचा पर्वत यही होता है, क्योंकि इसकी ऊंचाई जो अपने आधार से लेकर शिखर तक देखें तो वो एवरेस्ट से भी ज़्यादा है। मोना लावा भी यहाँ पर प्रशांत महासागर में ही हवाई द्वीपों में स्थित एक द्वीप, एक ज्वालामुखी द्वीप या पर्वत की श्रेणी का है। चेगोस की यदि हम बात करें तो ये हिंद महासागर में, वाल्विश की यदि बात करें तो ये कटक आपको अटलांटिक महासागर में मिलता है। लेकिन इनमें से सर्वाधिक ऊंचाई वाला जो है वो कौन सा है? मोनाकी है। महासागरों के सबसे ऊंचे पर्वत मोनाकी की हमने बात की, 10,000 मीटर से भी अधिक ऊंचा आपको ये मिलता है। नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करते हैं हम इसके बाद में। अगला प्रश्न आपको पूछा गया है, टेलीग्राफ पठार कहाँ स्थित है? देखिए
जैसे ही हमारे सामने पठार का नाम आता है तब हम महाद्वीपों के ऊपर जो पठार है उनके बारे में सोचने लगते हैं, जैसे पामीर का पठार, तिब्बत का पठार, यूनान का पठार, दक्कन का पठार, अनातोलिया का पठार, इस तरीके के बहुत सारे पठार हमने पढ़े। लेकिन आपको जो ऑप्शन दिए गए उनमें सब में नाम आ रहा है महासागर। तो देखिए महासागरों की तली पर भी जो उच्चावच हैं उनमें कुछ ऊंचे उठे हुए समतल भाग हैं जिनको हम पठार के रूप में जानते हैं। और ऐसी स्थिति में जो सभी बड़े महासागर उनमें यदि देखा जाए तो एक एक पठार का प्रश्न वो महत्वपूर्ण बनता है। जैसे हम सबसे पहली बात करें टेलीग्राफ की, तो उसके सामने आपके ऑप्शन दिए गए प्रशांत, हिंद, अटलांटिक और आर्कटिक। सही उत्तर यदि देखा जाए तो टेलीग्राफ पठार है वो है किसमें, अटलांटिक महासागर में स्थित है। अटलांटिक महासागर के मध्यवर्ती भाग में एक कटक, एक पर्वतनुमा आकृति आपको देखने को मिलती है जिसको हम मध्य अटलांटिक कटक के नाम से जानते हैं। मध्य अटलांटिक कटक अटलांटिक महासागर के बीचों बीच एस अक्षर की आकृति में बना हुआ है। इसका काफ़ी भाग है वो पानी के नीचे ही है, पानी के अंदर ही है, लेकिन कहीं कहीं पर यह पानी के बाहर भी निकला हुआ है। इस कटक को हम देखें तो ग्रीनलैंड के दक्षिण में इस कटक की चौड़ाई बहुत ज़्यादा है और अत्यधिक चौड़ा और ऊपर से समतल जो भाग है उसको कहा गया है कौन सा, टेलीग्राफ पठार। तो टेलीग्राफ पठार आपको मिलता है किसमें, अटलांटिक महासागर में मिलता है। इसी तरीके से पठार का जो प्रश्न है वो आपको आपके जो अन्य महासागर हैं उनमें से भी पूछा जा सकता है। जैसे प्रशांत की यदि बात आएगी तो प्रशांत में जो मुख्य पठार है उसको हम जानते हैं किस नाम से, अल्बट्रास पठार के नाम से जानते हैं। वहाँ से कई बार ये प्रश्न होता है कि अल्बट्रास पठार कहाँ है, तो किस में है, ये प्रशांत महासागर में है। हिंद की यदि हम बात करें तो एम्स्टर्डम जो सेंट पॉल पठार है ये आपको हिंद महासागर में देखने को मिलता है, एम्स्टर्डम सेंट पॉल पठार। इसी तरीके से टेलीग्राफ का प्रश्न पूछ लिया गया, हो सकता है कि कभी आपको एम्स्टर्डम, सेंट पॉल या अल्बट्रास इनका नाम भी पूछ लिया जाए, लेकिन परीक्षाओं में जो अधिकतर बार रिपीट हुआ है, बार बार जो पूछा गया है वो टेलीग्राफ पठार के बारे में ज़्यादा पूछा गया। तो ये विशेष ध्यान में रखना, अटलांटिक महासागर के उत्तरी भाग में, ग्रीनलैंड के दक्षिण में आपको ये मध्य अटलांटिक कटक का भाग है जो काफ़ी ज़्यादा चौड़ा है, उसको हम टेलीग्राफ पठार के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपको क्या पूछा गया है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न आपको पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। देखिए ध्यान देने की बात यह है, असत्य या गलत पूछा गया है, सत्य नहीं पूछा गया है। गलत कौन सा है यह पूछा गया है, इसका मतलब एक गलत है और 3 सही है। सबसे पहले ऑप्शन की हम बात करें तो सबसे पहला ऑप्शन है क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान की यदि हम बात करें तो 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर की दर से बढ़ता है, ये कथन दिया गया है। क्षोभ मंडल की हम बात करेंगे, यदि हमने जो वायुमंडल का टॉपिक पढ़ा था उसमें यदि आपको ध्यान हो तो हमने उसमें बात की थी कि तापमान के वितरण के आधार पर वायुमंडल की आपने जो संरचना देखी थी उसमें सबसे निचली परत थी क्षोभ मंडल और उसमें ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट आती है। गिरावट की दर 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर ही है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न क्या है, क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर की दर से बढ़ता है। वास्तव में बढ़ता नहीं है, ऊंचाई के साथ क्षोभ मंडल में तापमान घटता है। यहाँ पर आपको नाम क्या दिया गया है, बढ़ता दिया गया है। यदि घटता देते तब तो ये कथन सही हो जाता है, लेकिन बढ़ता है दे दिया, इसका मतलब ये कथन असत्य है। तो पहला ही कथन इसमें गलत है। यहाँ पर ए ऑप्शन जिन्होंने किया है उनका सही है। इस ऑप्शन में भी देखिए कैंडिडेट ने यदि इसी बात पर ज़्यादा फोकस किया है कि उसने नोट रखा हो कि 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर की दर से तापमान में गिरावट आती है, ये उसने पढ़ रखा है, तो 6.5 डिग्री सेल्सियस को देखते ही कई बार वो ये भूल जाता है कि बढ़ता है लिखा है या घटता लिखा है, इसलिए इस ऑप्शन को वो सही मान सकता, बल्कि वास्तव में ये सही नहीं है, ये असत्य कथन है। दूसरे कथन को देखिए, क्षोभ सीमा मौसमी परिवर्तनों की छत है, क्योंकि सभी प्रकार की जो मौसमी घटनाएं होती हैं वो क्षोभ मंडल में ही होती हैं। क्षोभ सीमा के ऊपर ऐसी मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं, इसलिए क्षोभ सीमा को मौसमी परिवर्तनों की छत कहा जाता है। तो ये सत्य कथन है। नेक्स्ट अगला कथन है, लघु रेडियो तरंगे आयनमंडल की एफ परत से परावर्तित होती है। वायुमंडल की संरचना में हमने देखा था कि आयनमंडल की जो उपभाग हम करते हैं उसमें डी, ई, एफ, जी ऐसे परतें बनती हैं। जो बड़ी तरंगे हैं या दीर्घ तरंगे हैं वो निचली डी परत से टकरा कर लौट
जाती हैं और जो छोटी या लघु तरंगें हैं वो ऐप परत से टकराकर वापस लौटती हैं। तो तीसरा कथन भी इसमें सत्य है। चौथा कथन था क्षोभ सीमा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर नीची होती जाती है। ये बात भी हमने पढ़ी थी कि क्षोभ मंडल की ऊंचाई हर जगह एक समान नहीं है। भूमध्य रेखा पर इसकी ऊंचाई अधिक है और ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई कम है। भूमध्य रेखा पर ऊंचाई अधिक है, इसलिए भूमध्य रेखा के ऊपर जो क्षोभ सीमा है वो भी अधिक ऊंचाई पर है, जबकि ध्रुवों के ऊपर क्षोभ मंडल नीचा है, इसलिए क्षोभ सीमा भी वहां पर नीची है। इसलिए आप जैसे ही भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाओगे तो क्षोभ सीमा नीची होती जाएगी। तो ये चौथा कथन भी सही है। पहला कथन गलत था, पहला असत्य था और असत्य ही आपको पूछा गया था। तो देखिए यहां पर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो कौन सा, ए। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया है वायुमंडल के टॉपिक से। प्रश्न क्या पूछा गया है, वायुमंडल के संपूर्ण गैसीय द्रव्यमान का कितना प्रतिशत क्षोभ मंडल में पाया जाता है। तो देखिए हम पृथ्वी के गुरुत्व के प्रभाव से देखें तो अधिकांश जो वायुमंडल का भाग है वो निचले इस पृथ्वी के धरातल के आसपास ही इकट्ठा हुआ है, चाहे गैसीय भाग हो, चाहे धूल कण हो, चाहे जलवाष्प हो, सब धरातल के निकट सबसे ज़्यादा है। और वायुमंडल की संरचना को देखें तो पहली जो परत है, सबसे निचली जो परत है वो क्षोभ मंडल है। इसलिए संपूर्ण वायुमंडल का भी सर्वाधिक भाग किसमें आता है, क्षोभ मंडल के अंतर्गत ही आता है। वायुमंडल में जितनी भी गैसें हैं उन गैसों का कुल द्रव्यमान यदि देखा जाए तो उसमें से लगभग 75% जो द्रव्यमान है वो अकेले निचले परत जिसका नाम है क्षोभ मंडल उसमें आता है। और यही फैक्ट आपको पूछा गया कि संपूर्ण गैसीय द्रव्यमान का कितना परसेंट क्षोभ मंडल में मिलता है। तो यहां पर आपको ऑप्शन दिए गए 50%, 90%, 60%, 75%। सही आंसर है लगभग 75% आपको किस में मिलता है, संपूर्ण वायुमंडलीय गैसीय द्रव्यमान का लगभग 75% आपको क्षोभ मंडल में देखने को मिलता है। शेष जो भाग है वो अन्य मंडलों में आपको मिलेगा। ये यहां पर बात हुई वायुमंडल से पूछे गए इस प्रश्न के संदर्भ में। अगला क्वेश्चन आपको फिर से वायुमंडल के टॉपिक से पूछा गया है। अब की बार प्रश्न पूछा गया गैसों के अनुपात के संबंध में। अपनी जो क्लास हुई थी उसमें भी हमने ये बात की थी कि आपको वायुमंडल के टॉपिक में से या तो परतों का प्रश्न पूछा जा सकता है या इसके संगठन की यदि हम बात करें तो किन चीज़ों से बना है, जैसे गैसों से, जलवाष्प से, धूल कणों से, उनसे मिलकर वायुमंडल बना, तो उनसे बात पूछी जा सकती है। सामान्यतः गैसों के संदर्भ में प्रश्न पूछा जाता है कि सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है, दूसरी सर्वाधिक मात्रा वाली गैस कौन सी है, तीसरी सर्वाधिक मात्रा वाली गैस कौन सी है, चौथी सर्वाधिक मात्रा वाली गैस कौन सी है। तो इस दृष्टि से हमें जो 3-4 मुख्य गैस हैं उनका परसेंटेज ध्यान में रखना चाहिए। प्रश्न पूछा गया है वायुमंडल में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का सही अनुपात कितना कितना प्रतिशत है। तो देखिए हमने सामान्यतः पढ़ा होता है वायुमंडल में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे पढ़ा होता है। नाइट्रोजन 78.08 है, ऑक्सीजन की यदि हम बात करें तो 20.94% है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। यहाँ पर जो पहला ऑप्शन दिया गया था वो दिया गया था 78.08%, 20.94%, 0.3%। अब देखिए ये जो प्रतिशत है ये नाइट्रोजन का है, ये जो प्रतिशत है ये ऑक्सीजन का है, लेकिन 0.3% ये कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत नहीं है। तो पहली बात तो ये बात यहीं से खारिज हो जाती है कि ये ऑप्शन ही सही नहीं है। अब कैंडिडेट इसी ऑप्शन को नीचे वाले ऑप्शन से तुलना करने लग जाता है, तब कई बार वो प्रश्न भूल जाता है कि वास्तव में मुझे पूछा क्या गया था। क्योंकि देखिए यहाँ पर ये नाइट्रोजन का अनुपात है, ये ऑक्सीजन का अनुपात है और ये कार्बन डाइऑक्साइड का सही अनुपात है। नाइट्रोजन का 78.08 होता है, ऑक्सीजन का 20.94 होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का 0.03% होता है। बात सही है, लेकिन प्रश्न क्या पूछा गया है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, यानी पहले किसका पूछा है, ऑक्सीजन का, फिर नाइट्रोजन का और फिर कार्बन डाइऑक्साइड का। तो आपको उसी क्रम में उत्तर देना है। पहले ऑक्सीजन का बताना है, फिर आपको नाइट्रोजन का बताना है, फिर आपको कार्बन डाइऑक्साइड का बताना है। बात तो यहाँ पर भी अनुपात तो सही है, लेकिन आपको जो क्रम पूछा गया वो क्रम यहाँ पर सही नहीं है। सबसे पहले आपको ऑक्सीजन का देखना है, तो ऑक्सीजन का 20.94% होता है, सी ऑप्शन में भी है और डी ऑप्शन में भी है, इन दोनों में से एक हो सकता है। दूसरा आपको नाइट्रोजन का पूछा गया, नाइट्रोजन 78% है, तो देखिए तीसरे ऑप्शन में 0.03 आ गया, यहाँ पर यह गलत हो गया। चौथा जो ऑप्शन है उसमें 78.08% आ रहा है और अगली गैस थी कार्बन डाइऑक्साइड जिसका 0.03%। तो देखिए सही ऑप्शन आपका बनता है कौन सा, डी। जिन्होंने सही किया है उनको सही नंबर मिलेंगे। बाकी मैं जहां तक समझता हूं कि कुछ कैंडिडेट ने जो गलती की होगी उनमें शायद कुछ ने बी पर टिक कर दिया होगा, क्योंकि
सामान्यतः हम पढ़ते क्या है कि नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का अनुपात पढ़ते हैं। नाइट्रोजन का हमने 78.08 पढ़ते हैं, ऑक्सीजन का हम 20.94 पढ़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का हम 0.03% पढ़ते हैं। और ये तीनों ही क्रम से यहाँ पर दिए गए थे, इसलिए हो सकता है कैंडिडेट इसको टिक कर दे। लेकिन पहले ऑक्सीजन का पूछा, फिर नाइट्रोजन का और फिर कार्बन डाइऑक्साइड का। इस तरीके का प्रश्न परीक्षा में आ चुका है और बार बार पूछा भी जाता है, और कई बार जो कैंडिडेट हैं वो ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं। अब जिस कैंडिडेट को गैसों का अनुपात सही तरीके से पता था और उसने इसको टिक कर दिया, और मान लीजिए वो 1 नंबर से ही वंचित रहा है, तब उसको देखने में ये लगेगा कि मेरी तैयारी पूरी थी, मेरे को जो प्रश्न आ रहा था बहुत सरल भी प्रश्न था, उसका उत्तर मैंने गलत किया और इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। अक्सर होता यही है कि जो सरल क्वेश्चन होता है, जो आपको आता है, कई बार आप उसका उत्तर गलत करके आ जाते हैं और वो बहुत बड़ी मिस्टेक आपके लिए बन सकता है। इसलिए हमेशा प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें, जिस क्रम में प्रश्न पूछा गया उसी क्रम में प्रश्न का उत्तर दें। ये आपको जागरूकता होगी, इसका आप ध्यान रखेंगे, तब आपका पेपर काफ़ी अच्छा जा सकता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन इसमें सही है, जिसमें पहले आपको ऑक्सीजन का अनुपात बताया गया है, फिर नाइट्रोजन का और फिर कार्बन डाइऑक्साइड का अनुपात बताया गया है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया है जैवमंडल के टॉपिक से, पारिस्थितिकी तंत्र से पारिस्थितिकी पिरामिड की यहाँ पर बात पूछी गई है। निम्न में से कौन सा पारिस्थितिकी पिरामिड सदैव सीधा बनता है? तो देखिए, पारिस्थितिकी पिरामिड में सामान्यतः हम देखें तो निचले स्तर पर उत्पादक होते हैं, उत्पादक पर आश्रित जो होते हैं उनको हम कहते हैं उपभोक्ता। सीधे उत्पादक पर आश्रित होते हैं उनको प्राथमिक उपभोक्ता कह देते हैं। प्राथमिक उपभोक्ताओं पर आधारित होते हैं उनको हम द्वितीयक उपभोक्ता कह देते हैं। द्वितीयक पर जो निर्भर करते हैं उनको हम तृतीयक उपभोक्ता कहते थे। यहाँ पर इनका जो पिरामिड बनता है, एक तो देखिए संख्या का, यदि उत्पादक ज़्यादा हो, उपभोक्ता क्रमशः कम होते जाएं, तो पिरामिड कैसा बनता है? सीधा बनता है। जैसे उत्पादकों के रूप में हम बात कर लें, जैसे घास स्थल है, फसल है, तो उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है। उनके ऊपर आश्रित जो शाकाहारी उपभोक्ता है उनकी संख्या, फसल की संख्या उससे कम हुई। और इन शाकाहारी उपभोक्ताओं पर आश्रित जो मांसाहारी उपभोक्ता हैं या सर्वाहारी उपभोक्ता हैं, उनकी संख्या हम देखें तो इनसे भी कम, और उनसे ऊपर जो उच्च मांसाहारी प्राणी है उनकी संख्या उनसे भी कम। तो ऐसी स्थिति में जो संख्या का पिरामिड है ये सीधा बनता है। लेकिन एक पेड़ का, एक वृक्ष का पारिस्थितिकी तंत्र देखें तो एक वृक्ष के ऊपर, वृक्ष की संख्या हुई 1 और उसके ऊपर आश्रित जो अन्य जीव हैं उनकी संख्या मान लीजिए ज़्यादा है, कितनी? 10 है। तो ऐसी स्थिति में संख्या का पिरामिड वृक्ष के लिए कैसा बन जाता है? उल्टा भी बन जाता है। तो देखिए, संख्या का पिरामिड सामान्यतः सीधा बनता है, लेकिन वृक्ष का कैसा बनता है? उल्टा भी बनता है। नेक्स्ट अगली बात करें हम ऊर्जा की। ऊर्जा के पिरामिड की बात करें तो देखिए, आपने लेंडमान का नियम पढ़ा था कि प्रत्येक अगले स्तर, पोषण स्तर में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो मात्र 10% होता है, शेष ऊर्जा नष्ट हो जाती है। तो कभी भी निम्नतम पोषण स्तर से या निचले स्तर से ऊपरी स्तर तक जो ऊर्जा है वो ज़्यादा नहीं जा सकती, कम ही जाएगी हमेशा। निचले स्तर पर या उत्पादक स्तर पर ऊर्जा सबसे ज़्यादा रहेगी। ऐसी स्थिति में ऊर्जा का पिरामिड की हम बात करें तो वो सदैव सीधा बनेगा, अर्थात उसका आधार चौड़ा होगा और उसका शिखर कैसा होगा? संकीर्ण होगा। कभी भी ऐसा पिरामिड नहीं बनेगा कि उत्पादकों में तो ऊर्जा कम हो जाए और उन पर आश्रित जो उपभोक्ता हैं उनमें ऊर्जा ज़्यादा हो जाए, ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो ऊर्जा का पिरामिड ध्यान रखना है, कभी भी उल्टा नहीं बन सकता, सदैव कैसा बनता है? सीधा बनता है। और प्रश्न यही पूछा गया था कि सदैव सीधा किसका बनता है? ऊर्जा का बनता है। बाकी संख्या का तो उल्टा भी बन सकता है और सीधा भी बन सकता है, क्योंकि वृक्ष का जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें वृक्ष की संख्या 1 हुई और उसके ऊपर आश्रित जो अन्य प्राणी उनकी संख्या ज़्यादा है, तो वृक्ष का पिरामिड कैसा बन सकता है? उल्टा बन सकता है। जैव भार की भी हम बात करें, सामान्यतः उत्पादकों का भार ज़्यादा होता है, उपभोक्ताओं का भार उसके ऊपर कम होता जाए, तो ऐसी स्थिति में सीधा बनता है। लेकिन कई बार हम देखें कि उच्च स्तर पर, उच्च पोषण स्तर पर जो जीव हैं उनका भार कई बार ज़्यादा हो जाता है। जैसे जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में व्हेल जैसी मछलियाँ यदि हो, जो कुछ उपभोक्ताओं को या अन्य जो उपभोक्ताओं को खाने वाले जो प्राणी हैं उनका और उत्पादकों का इनका भक्षण करती हैं, तो व्हेल जैसी जो बड़ी मछलियां हैं उनकी तुलना में उनके निम्नतम स्तर की मछलियों, उनके निम्नतम स्तर के जो उत्पादक हैं
उनका भार कम होता है। ऐसी स्थिति में जो जैव भार का पिरामिड है वो एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए उल्टा बन सकता है और बाकी सामान्यतः वो सीधा भी बनता है। तो देखिए, संख्या और जैव भार के पिरामिड सीधे भी बनते हैं और उल्टे भी बनते हैं, लेकिन ऊर्जा का पिरामिड सदैव कैसा बनता है? सीधा बनता है। बहुत बार परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया कि ऊर्जा का पिरामिड कैसा बनता है या कौन सा पिरामिड सदैव सीधा बनता है। तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा बनता है? सीधा बनता है। यह आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये बहुत ही सामान्य सा एक फैक्ट पूछ लिया गया जैवमंडल के संबंध में। यदि हम इकोलॉजी या पारिस्थितिकी की बात करें, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है? यहाँ पर आपके सामने जो ऑप्शन है उनमें टांसले, हैकेल, लिंडमान और गिलबर्ट नाम दिए गए हैं। तो देखिए, पहला ऑप्शन जो है टांसले, पारिस्थितिकी तंत्र का शब्द का प्रयोग सबसे पहले टांसले ने ही किया था। हैकेल की हमने बात करें तो हैकेल ने सबसे पहले पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग तो सबसे पहले किसने किया था? हैकेल ने किया था 1866 में। 1935 में हम देखें तो पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था टांसले ने 1935 में। तो देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र और पारिस्थितिकी इन दोनों शब्दों का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? ऐसा एक सामान्यतः फैक्ट वाला प्रश्न आपको कभी कभी पूछा जाता है। तो केवल पारिस्थितिकी पूछा जाए तो अर्नेस्ट हैकेल है, और यदि पारिस्थितिकी तंत्र की बात की जाए तो आपको उत्तर देना है कौन सा? टांसले का उत्तर देना है। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपको राजस्थान के परिवहन से पूछा गया है, और देखिए प्रश्न क्या है। निम्न में से कौन से जिलों से स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना गुजरती है? स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जो देश की बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसमें देश के 4 बड़े महानगरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, इनको आपस में जोड़ने के लिए 5846 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण किया गया था। चौड़े नेशनल हाईवे बनाए गए थे, उनको मिलाकर कहा गया है स्वर्णिम चतुर्भुज। इस स्वर्णिम चतुर्भुज का जो भाग दिल्ली से मुंबई की ओर जाता है वो राजस्थान से होकर जाता है, और राजस्थान में वो कौन से जिलों से होकर गुजरता है उसकी स्थिति हम देखें तो राजस्थान में दिल्ली से मुंबई की ओर जाने वाला जो स्वर्णिम चतुर्भुज का भाग है वो राजस्थान में प्रवेश करते हैं, पहले अलवर, उसके बाद में चलते हैं तो आता है जयपुर में, जयपुर के बाद में अजमेर में, अजमेर से आगे चलें तो वो भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा से आगे चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ से आगे चलेंगे तो उदयपुर, उदयपुर से आगे चलेंगे तो डूंगरपुर। इन जिलों से होता वो निकलता है। यहाँ पर हम ऑप्शन देखें तो देखिए, पहले ऑप्शन में है जयपुर, यहाँ तक सही है। जयपुर से आगे अजमेर, ये भी सही है। अजमेर से आगे चलें राजसमंद, राजसमंद से होकर स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना नहीं है, तो यहाँ पर ये गलत हो जाता है। नेक्स्ट, दूसरा ऑप्शन है जयपुर, जयपुर से आगे अजमेर, अजमेर से आगे भीलवाड़ा, यहाँ तक सही दिया गया। आगे दे दिया गया राजसमंद, यहाँ पर आते ही ये ऑप्शन भी क्या हो गया? गलत हो गया। अगला ऑप्शन देखें जयपुर, जयपुर से आगे अजमेर, अजमेर से आगे भीलवाड़ा, अजमेर से ठीक दक्षिण में चलेंगे, भीलवाड़ा से दक्षिण में चलेंगे तो चित्तौड़गढ़, और चित्तौड़गढ़ से पश्चिम में चलेंगे तो उदयपुर, उदयपुर से फिर दक्षिण में चलेंगे तो डूंगरपुर होते हुए गुजरात की ओर चला जाता है। तो सी ऑप्शन इसमें पर्याप्त सही है कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है जो लगभग 728 किलोमीटर की लंबाई में राजस्थान से गुजरती है। दिल्ली से मुंबई के बीच का उसका जो मार्ग है वो अलवर जिले से प्रवेश करके अलवर से जयपुर, फिर अजमेर, अजमेर से फिर भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ से उदयपुर, उदयपुर से फिर डूंगरपुर होते हुए राजस्थान से वो निकलता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपको ऑप्शन देखा जाए तो इनमें 3 ऑप्शन में बार बार आ रहा था राजसमंद, वहाँ से ये नहीं गुजर रहा है, और ये जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, ये इसमें सही ऑप्शन था। तो तीसरा ऑप्शन इसमें जिसने किया है उसका ये सही हुआ है। यहाँ पर परिवहन के संदर्भ में राजस्थान की जो परिवहन व्यवस्था उससे आपको एक और क्वेश्चन किया गया है, और ये जो क्वेश्चन किया गया है ये है राजस्थान के कौन से जिले से उत्तर दक्षिण गलियारा गुजरता है? उत्तर दक्षिण गलियारा जो कि हम देखें कश्मीर में श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक जोड़ने वाला जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, लगभग 4000 किलोमीटर की लंबाई में जो बना हुआ है, वो राजस्थान के पूर्वी भाग में से धौलपुर ज़िले से गुजरता है। तो यहाँ पर जो धौलपुर ऑप्शन है वो सही है। आसपास के ज़िले भरतपुर, अलवर, करौली आपको दिए गए। धौलपुर से वो गुजरता है, 28 किलोमीटर की लंबाई में राजस्थान के धौलपुर ज़िले से ये उत्तर दक्षिण गलियारा गुजरता है। और पुराने नेशनल हाईवे के नंबर के अनुसार देखें तो ये 3 नंबर था, और नए नंबर के अनुसार देखें तो ये है NH44, 44 नंबर नेशनल हाईवे के रूप में यह गुजरता है। नेक्स्ट, अगली बात करें, सर्वाधिक और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाले जिले
कौन से हैं? जनगणना 2011 के अनुसार आपको शिशु लिंगानुपात 0 से 6 आयु वर्ग के लिंगानुपात वाले जिनमें सबसे ज़्यादा है और सबसे कम है उन जिलों के बारे में पूछा गया है। तो देखिए, कुल लिंगानुपात की हम बात करें तो उसमें सर्वाधिक डूंगरपुर का है और न्यूनतम उसमें धौलपुर का है। लेकिन शिशु लिंगानुपात में जैसे हमने क्लास में बात की थी उसमें सबसे ज़्यादा आपको मिलता है किसका? बांसवाड़ा का, और सबसे कम है किसका? झुंझुनू का। बांसवाड़ा का लगभग 934 और झुंझुनू का 837 के आसपास आपको मिलता है। ये सबसे ज़्यादा शिशु लिंगानुपात में बांसवाड़ा और सबसे कम शिशु लिंगानुपात में कौन सा जिला है? झुंझुनू जिला है। तो आपको जनगणना के टॉपिक में से सामान्यतः जो बातें पूछी जाती हैं वो यही बातें पूछी जाती हैं कि कुल लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात, साक्षरता, वृद्धि दर, घनत्व, कुल जनसंख्या, ऐसी कुछ बातें पूछी जाती हैं। तो उनको आपको फोकस करना है। और इन आंकड़ों के संबंध में हमने जो और विस्तृत बात की थी वो अपनी क्लास में की थी जो पहले आयोजित हो चुकी है जनगणना के टॉपिक पर, उसमें से आप अधिक जानकारी के लिए देख सकते हैं। तो इसमें सही है बांसवाड़ा और झुंझुनू। बांसवाड़ा में सबसे ज़्यादा शिशु लिंगानुपात और झुंझुनू में सबसे कम शिशु लिंगानुपात। अगला जो क्वेश्चन आपको पूछा गया है वो जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात कौन से जिले में? तो देखिए, सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, पाली और प्रतापगढ़, इनमें से देखा जाए तो कौन सा जिला आता है? पाली। पाली जिले में जो लिंगानुपात है वो है 1003 स्त्रियों की संख्या है प्रति 1000 पुरुषों पर, और ये एकमात्र ऐसा जिला है जिसमें ग्रामीण लिंगानुपात 1000 से अधिक है। इसलिए परीक्षाओं में कई बार प्रश्न भी बन चुका है कि कौन सा जिला ऐसा है जिसमें ग्रामीण लिंगानुपात आपको 1000 से अधिक मिलता है। तो वो कौन सा जिला है? पाली जिला है जिसमें आपको ग्रामीण लिंगानुपात 1000 से ज़्यादा मिलता है। नेक्स्ट, अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया, निम्न में से कौन सा द्वितीय श्रेणी का उच्चावच है? पृथ्वी पर ऊंचे उठे नीचे धंसे भागों को हम एक साथ उच्चावच नाम देते हैं। और हमने अपनी क्लास में चर्चा की थी कि उच्चावचों की 3 कैटेगरी की गई हैं। पहली श्रेणी के उच्चावच में है महाद्वीप और महासागर। यहाँ किसके पूछे गए हैं? द्वितीय श्रेणी के। पहली श्रेणी में है महाद्वीप और महासागर। तो ये महाद्वीप और ये महासागर, ये तो दोनों है कौन सी कैटेगरी के? पहली कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी के हैं महाद्वीप और महासागर पर जो भी ऊंचे नीचे भाग हैं, जैसे महाद्वीपों पर पर्वत, पठार, मैदान, महासागरों पर महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय मग्न ढाल, गहन सागरीय मैदान, महासागरीय कटक और खाइयां, ये द्वितीय श्रेणी के हैं। और उनमें से एक नाम आ गया यहाँ पर कौन सा? पर्वत। तो पर्वत द्वितीय श्रेणी का उच्चावच है। पूछा भी क्या गया है? द्वितीय श्रेणी का उच्चावच कौन सा है? यही पूछा गया। तो कौन सा है? पर्वत। सी ऑप्शन इसमें सही है। डेल्टा की हम बात करें तो देखिए, पृथ्वी के ऊपर विभिन्न बाह्य प्रक्रमों जैसे नदी, पवन, हिमानी, ये जो भी स्थलाकृतियां बनाती हैं उनको हम तृतीय श्रेणी का उच्चावच कहते हैं। डेल्टा नदी द्वारा बनाया जाता है, समुद्र में गिरते समय जो आकृति बनती है उसका नाम डेल्टा है। तो डेल्टा कौन सी श्रेणी का उच्चावच है? तृतीय श्रेणी का उच्चावच है। आपको द्वितीय श्रेणी का पूछा गया था, इसलिए सही आंसर आपका क्या हो गया? पर्वत द्वितीय श्रेणी का उच्चावच है। इसकी विस्तृत व्याख्या विभिन्न श्रेणी के जो उच्चावच हैं उनकी हमने अपनी क्लास में की थी। नेक्स्ट, अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है, प्रशांत महासागर को आर्कटिक से जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है? तो देखिए, महासागरों का, जलमंडल का ये टॉपिक आपके सिलेबस में होता है तो कई बार आपको जल संधि का प्रश्न पूछ लिया जाता है। जो महत्वपूर्ण जल संधियां विभिन्न भागों को आपस में जोड़ती हैं उनका प्रश्न पूछ लिया जाता है। पहला ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया गया था कौन सी? डेविस जल संधि। डेविस जल संधि हम यदि अटलांटिक महासागर में अटलांटिक से बेफिन की खाड़ी की ओर जाते हैं तो वहाँ पर डेविस जल संधि जोड़ती है। हमें पूछा गया प्रशांत को आर्कटिक से जोड़ने वाली, तो डेविस तो अटलांटिक को बेफिन की खाड़ी से जोड़ती है, ये नहीं होगा। दूसरा है बेरिंग जल संधि है, प्रशांत महासागर के उत्तरी भाग में है। एशिया और उत्तरी अमेरिका को वो अलग करती है और प्रशांत और आर्कटिक को आपस में जोड़ने का काम करती है। तो बेरिंग जल संधि इसमें सही है जो कि प्रशांत को आर्कटिक से जोड़ती है। जिब्राल्टर की हम यदि बात करें तो ये अटलांटिक को भूमध्य सागर से जोड़ने का काम करती है। और मैगलन की यदि हम बात करें तो ये अटलांटिक को प्रशांत महासागर से जोड़ने का काम करती है। इस प्रश्न को पूछने का प्रयास ये है कि आपको इस तरीके से कुछ महत्वपूर्ण जो जल संधियां हैं उनको भी ध्यान में रखना चाहिए कि कौन सी जल संधि कौन से महासागरों को आपस में या सागरों को आपस में जोड़ती है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन पूछा गया, सार्गेश्वर सागर कहाँ है? कौन से महासागर में? ऑप्शन दिए गए प्रशांत, हिंद, आर्कटिक और अंध। तो देखिए, सार्गेश्वर सागर की स्थिति आपको अटलांटिक या अंध महासागर में मिलती है। सही ऑप्शन इसमें डी है। सार्गेश्वर सागर क्या है? तो देखिए, अटलांटिक महासागर में हम देखें तो सामान्यतः जो समुद्री धाराएं चलती रहती हैं
उन समुद्री धाराओं के बीच में एक हिस्सा ऐसा है जिसमें पानी पूरी तरीके से लगभग स्थिर है। ये लगभग हम देखें तो 40 डिग्री से 70 इसमें पश्चिमी देशांतरों के मध्य और 20 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच में ये जलीय भाग स्थित है, जिसमें पानी लगभग स्थिर है। और स्थिर पानी होने के कारण यहाँ पर एक शैवाल जिसका नाम है कौन सा, सार्गेशम, वो काफ़ी पनप गया है, इसलिए उस क्षेत्र को हम सार्गेशो सागर कहते हैं। वो स्थिर आपको जलीय भाग मिलता है जिसमें इस तरीके के शैवाल का काफ़ी ज़्यादा पनपना हो। उसके आसपास के चारों ओर का जो पानी है वो जलधाराओं के रूप में गति करता रहता है, लेकिन बीच वाले भाग में पानी स्थिर है। स्थिर होने के कारण वहाँ पर सामान्यतः खारापन या लवणता भी थोड़ी सी ज़्यादा पाई जाती है। ये स्थिति सार्गेशो सागर के संदर्भ में पूछे गए प्रश्न की यहाँ पर हमने देखी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो आपको पूछा गया है वो फिर से जलमंडल से पूछा गया है, और इस प्रश्न में पूछा गया है कि महासागर की जो तली है उस पर महाद्वीप की ओर से यदि हम चलें तो जो उच्चावच पाए जाते हैं उनका सही क्रम क्या है। तो देखिए, जैसे ही आप महाद्वीप से महासागर की ओर चलते हैं तो सबसे पहला जो भाग आता है उसको हम कहते हैं महाद्वीपीय मग्न तट। बहुत हल्का सा ढाल होता है और अधिकतम उसकी 100 फीट तक की गहराई होती है, या हम कहते हैं 600 फीट तक की उसकी गहराई होती है। कई महासागरों में आपको अटलांटिक जैसे महासागरों में ये चौड़े मिलते हैं। प्रशांत और हिंद महासागर की बात करें तो वहाँ पर मग्न तट काफ़ी संकड़े मिलते हैं। मग्न तट से आगे चलें तो आगे का जो भाग है उसको कहा जाता है मग्न ढाल, जिसका औसत ढाल लगभग 4 डिग्री होता है। ये यहाँ पर 2000 मीटर तक की गहराई तक का भाग आपको देखने को मिलता है, जिसको महाद्वीपीय मग्न ढाल कहते हैं। मग्न ढाल के आगे जहाँ पर अचानक तीव्र गति से गहराई बढ़ती जाती है वहाँ पर उस भाग को महाद्वीपीय उभार कहते हैं, और उसके आगे का जो विस्तृत भाग है उसको हम गहन सागरीय मैदान कहते हैं। तो यदि आप महाद्वीप से महासागर की ओर चलते हैं तो पहले महाद्वीपीय मग्न तट आएगा, फिर महाद्वीपीय मग्न ढाल आएगा, फिर महाद्वीपीय उभार आएगा, फिर गहन सागरीय मैदान आएगा। ऑप्शन यदि हम देखें तो पहले ऑप्शन में सबसे पहले महाद्वीपीय मग्न ढाल दे दिया, जबकि सबसे पहले क्या आता है, महाद्वीपीय मग्न तट आता है। यहाँ पर महाद्वीपीय मग्न तट बी ऑप्शन में दिया गया है और महाद्वीपीय मग्न तट डी ऑप्शन में दिया गया है। तो इन दोनों में से एक को आपको देखना है कौन सा होता है। मग्न तट से आगे चलते हैं तो नेक्स्ट होता है कौन सा, महाद्वीपीय मग्न ढाल होता है। तो देखिए, यहाँ पर महाद्वीपीय मग्न ढाल है और यहाँ पर भी महाद्वीपीय मग्न ढाल है, ये दोनों सेम चल रहे हैं। बी और डी इनमें से एक हो सकता है। तीसरा देखिए तो महाद्वीपीय उभार होता है, बी ऑप्शन में तो आ गया गहन सागरीय मैदान, तो ये तो यहीं पर कट गया। डी ऑप्शन में देखें तो तीसरे नंबर पर आ रहा है महाद्वीपीय उभार, ये यहाँ पर सही चल रहा है, और उसके आगे का भाग है गहन सागरीय मैदान। तो इसमें जिसने डी ऑप्शन को किया है उसका ये आपको सही देखने को मिला है। जो महाद्वीप से महासागर की ओर चलते हैं तब आपको सही अनुक्रम जो देखने को मिलता है, पहले महाद्वीपीय मग्न तट मिलते हैं, उसके बाद में महाद्वीपीय मग्न ढाल, फिर महाद्वीपीय उभार और सबसे अंत में गहन सागरीय मैदान, जिनके ऊपर कुछ कटक और खाइयाँ भी पाई जाती हैं। ये स्थिति थी। आपको जो 21 जून को आपका जो टेस्ट आयोजित हुआ उसमें भूगोल के जो प्रश्न पूछे गए उन प्रश्नों के विश्लेषण की, उनकी व्याख्या की, उनके आसपास से जुड़ी हुई अन्य कौन सी बातें पूछी जा सकती हैं उन सब की। तो आपके पेपर सॉल्यूशन का ये जो टॉपिक था, ये जो आपकी कक्षा थी, उसकी परिचर्चा यहीं पर समाप्त होती है और अगले किसी नए टॉपिक के साथ में फिर से अपनी मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।